हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लायर, गुणक। गुणक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि अर्थशास्त्र में। और गुणक के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि किन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, डिटर्मिनेशन थियरी, जिसे किन्स ने दिया था। और उन्होंने समझाया था कि किस प्रकार से विनियोग गुणक, जिस गुणक की हम बात कर रहे हैं वो विनियोग गुणक है, और विनियोग गुणक किस प्रकार से कार्य करता है जब इन्वेस्टमेंट होता है अर्थव्यवस्था में। 1929-30 के समय पे ये इसका ज़्यादा चर्चा हुआ विनियोग गुणक का, और वो भी तब जब अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मंदी विश्व के सभी अर्थव्यवस्था में छा गई थी। तो गुणक उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य किया था। किसने ये पाया कि जितना इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट के कई कई गुना अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ जा रहा है। जैसे कोई गवर्नमेंट यदि 1 करोड़ रुपए का सड़क बना रही है, तो उस सड़क बनाने वालों को 1 करोड़ रुपये तो मिल ही रहा है, बाकी वो 1 करोड़ रुपया जब खर्च हो रहा है, वो सड़क बनाने वाले जिनको 1 करोड़ रुपये मिला है, वो अर्थव्यवस्था में जाके और वस्तुओं को खरीदेंगे, अपने उपभोग के सामान खरीदेंगे। तो उन उपभोग के सामान खरीदने में दूसरे लोगों का, जिनसे खरीदेंगे, उनका इनकम बढ़ेगा। फिर वो उस इनकम को और अपने आवश्यकता की वस्तुओं पर खरीदेंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला चल पड़ता है अर्थव्यवस्था में। और जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ था माना कि, तो वो अर्थव्यवस्था में अनेक करोड़ रुपया बढ़ा देता है। तो यही गुणक के कारण होता है। कितना करोड़ रुपया बढ़ेगा, यदि कुछ करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाता है तो कितना करोड़ रुपया बढ़ेगा, ये गुणक बताता है हमें। और गुणक कितना होगा, यह एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति बताती है। तो ये सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो यदि मल्टीप्लायर आप समझ लेते हैं, मल्टीप्लायर इकोनॉमिक्स में शुरू से लेकर अंत तक बीए, एमए, जेआरएफ, नेट, हर जगह इसका चर्चा मिलेगा। तो एक बार समझ लेंगे मल्टीप्लायर क्या है, तो जहाँ भी किन्स का आएगा थियरी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन थियरी आएगा, या कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना इनकम बढ़ेगा, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ कि किस प्रकार से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वो ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया हूँ और कैलकुलेशन के माध्यम से भी दिखाया हूँ कि किस प्रकार से कुछ रुपए यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए, गवर्नमेंट यदि इन्वेस्टमेंट करती है, खासकर जब मंदी की बात होती है तो उसमें गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है, और प्राइवेट व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है क्योंकि उसे लॉस होने की संभावना रहती है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट यदि कुछ रुपए कर देती है तो किस प्रकार से वो बहुत सारा रुपया जनरेट कर देता है अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर के कारण। इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और आप इस वीडियो को देखिए, एक बार में ही पूरा कंसेप्ट गुणक का समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। तो प्लीज़ आप देखिए इस वीडियो को। वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम गुणक या मल्टीप्लायर के संबंध में पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लायर या गुणक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये इकोनॉमिक्स में हर जगह यूज होता है। और चाहे आप बीए, एमए तक पढ़ाई करें तो मल्टीप्लायर आपको मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और मेरा तो बहुत ही फेवरेट रहा है गुणक, मल्टीप्लायर को समझना। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसको रोजगार से और आय में वृद्धि से संबंधित करके जोड़ा गया और देखा गया। तो इसलिए इसको आज समझेंगे, बहुत ही आसानी से, आसान भाषा में समझ लेंगे कि गुणक क्या है। तो पहले इसके हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि गुणक आया कहाँ से, गुणक का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, किसने कॉन्सेप्ट लाया गुणक का। तो सबसे पहले ये बात है कि गुणक जो बोलचाल में या हम लोग सामान्यतः जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो रोजगार सिद्धांत, किन्स के रोजगार सिद्धांत से संबंधित गुणक की ज्यादा बात होती है और ज्यादा उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला जो प्रयोग है वह स्वीडन के रहने वाले एक अर्थशास्त्री थे, नाम था विक्सेल। आपको और भी जगहों पे इनका नाम आएगा, एक विचारशील अर्थशास्त्री थे। लेकिन इसका खासकर चर्चा में आया 1930 के महान मंदी में, जब 1930 का विश्व प्रसिद्ध मंदी, विश्व में पूरा खलबली मचा दिया था, ऐसा मंदी आया था, तो इसका ज्यादा उल्लेख मिलता है। उसी समय ज्यादा इसकी चर्चा हुई गुणक की। और 1931 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री थे, लंदन के, आर एफ कान, ये याद रखना है आपने। आर एफ कान ने अपने एक लेख में द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट, द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट में रोजगार गुणक की चर्चा की। तो इन्होंने रोजगार गुणक की चर्चा की, किसने? आर एफ कान ने। तो पूछा जाता है कई बार
कि रोजगार गुणक की चर्चा सबसे पहले किसने की? तो रोजगार गुणक की चर्चा की आरएफ कान ने। और गुणक की सबसे पहले कौन विचार लाया? तो वो थे स्वीडन के विक्सेल। ये दो चीज आपको याद रखना है। आरएफ कान ने रोजगार गुणक की चर्चा की, आरएफ कान ने रोजगार गुणक की चर्चा की। मैं दोहरा देता हूं ताकि भूले ना। रोजगार गुणक की चर्चा, रोजगार गुणक की व्याख्या या उपयोग किसने किया? आरएफ कान। आरएफ कान। ये पूछता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रोजगार गुणक, गुणक सुनते ही लोग का ध्यान किन्स पे जाता है। तो किन्स नहीं, जब भी रोजगार गुणक की बात है तुरंत कान, कान पकड़ना है, कान। तो रोजगार गुणक कान का दिया हुआ है। पर गुणक सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग और महत्व जो बताया वो था किन्स ने। किन्स ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुआ, जिसमें किन्स ने गुणक की चर्चा की। लेकिन किन्स ने अब जिस गुणक की बात की वो विनियोग गुणक है। तो ये आपने याद रखना है, विनियोग गुणक किससे संबंधित है? तो किन्स से। रोजगार गुणक किससे संबंधित है? कान से। तो विनियोग गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की चर्चा की, जिसके प्रेरणा का स्रोत कान का रोजगार गुणक ही था। वहीं से प्रेरणा उन्होंने, कंसेप्ट उन्होंने यहीं से लिया था। लेकिन अपने विनियोग को उन्होंने, अपने गुणक को उन्होंने विनियोग गुणक कहा और कान के गुणक को उन्होंने रोजगार गुणक कहा। तो किन्स ने विनियोग गुणक का उपयोग क्या? हम लोग यहाँ पे विनियोग गुणक पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जिस हम गुणक की बात यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि इन्वेस्ट मल्टीप्लायर की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की ही चर्चा हुई और उसी को हम पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसी को पढ़ते हैं। जब भी गुणक की बात आती है तो हमारा ध्यान विनियोग गुणक पे जाना चाहिए, मतलब किन्स के दिए हुए गुणक पे। तो किन्स ने ये कहा अपने गुणक के संबंध में, जिस गुणक की बात की, उन्होंने ये कहा कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट को हम आई से दिखाते आ रहे हैं, आई से दिखाते हैं, और तो इनकम भी बढ़ता है। इनकम को हम वाई से दिखाते हैं, इनकम भी बढ़ता है। लेकिन उन्होंने देखा कि इन्वेस्टमेंट यदि 1 करोड़ रुपया हो रहा है, 1 करोड़ हो रहा है, तो इनकम मोर देन 1 करोड़ हो रहा है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसको उन्होंने कहा कि ये गुणक के कारण बढ़ रहा है, मल्टीप्लायर। इसको हम दिखाएंगे के से, मल्टीप्लायर के से दिखाएंगे। तो के से, के कारण जो इनकम में वृद्धि हो रही है वो ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करने से। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि से इनकम में वृद्धि कैसे हो रही है, इसको जरा सा मैं समझा दूं कि इन्वेस्टमेंट में जैसे जैसे गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए खर्च किया रोड बनाने पे, रोड बनाया, हाईवे बनाया दिल्ली टू देहरादून, और रोड पे 1 करोड़ रुपए खर्च किया, श्रमिकों को दिया, मजदूरों को। तो मजदूरों को 1 करोड़ रुपया दिया, तो मजदूरों ने उस 1 करोड़ रुपए को लेकर के अपने पास रख नहीं लेंगे, अपने घर में नहीं रख लेंगे, क्योंकि रुपया तो ना खाएंगे पिएंगे ओढ़ेंगे, क्या होगा? उसको क्या करेंगे? खर्च करेंगे, कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन करते हैं तो जिसके ऊपर खर्च करते हैं फिर उनकी आय बढ़ती है। ठीक है, जैसे एक मजदूर को 1,000 रुपये मिला और वो गया 1,000 रुपये का गेहूं, 1,000 रुपये में से 500 रुपये का गेहूं खरीद लिया, तो गेहूं वाले का इनकम हो गया। फिर गेहूं वाला ले गया और 500 रुपये में से 300 रुपये का उसने जूता ले लिया, तो फिर जूते वाले का इनकम हुआ। फिर जूता वाला उस 300 रुपये को ले गया और उसमें से 200 रुपये का उसने सब्जियां खरीदा, वो सब्जी वाले का हुआ। ये एक श्रृंखला को जन्म दे देता है, एक क्रम को, एक तरंग पैदा हो जाती है, और इससे इनकम जो 1,000 रुपये वो खर्च किया, वो 1,000 रुपये नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था में इनकम 1,000 रुपये से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से सभी मजदूर करेंगे, चूंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो सभी मजदूर ऐसा करेंगे तो जो पूरे अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ेगा, सब उस पूरे तरंग को हम जोड़ते जाएं, अभी हम जोड़ेंगे आगे और एक उदाहरण से अच्छे से समझा देंगे, तो वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखा देगा। तो के को उन्होंने कहा कि के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अभी हमने बताया कि डेल्टा वाई और डेल्टा आई क्या है, तो डेल्टा वाई मतलब आय में वृद्धि, वाई मतलब आय में वृद्धि, वाई आय को दिखाता है और आई इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। तो डेल्टा वाई मतलब आय में वृद्धि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के कारण होगा, आय में वृद्धि इन्वेस्टमेंट की वृद्धि के कारण होगा। कितना वृद्धि होगा? तो इसको ऐसे हम देख लेते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू के गुणा डेल्टा आई, यानी कि के गुना वृद्धि होगा, जितना के होगा। यदि 2 है तो, यदि 1 करोड़, मान लीजिए इसको, इसी उदाहरण को देख लेते हैं। यदि डेल्टा वाई, यदि के है 5, के का वैल्यू 5 है, यदि तो 5 गुणा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है 1,
तो डेल्टा वाई यानी कि डेल्टा वाई में वृद्धि कितना होगा 5। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल टू 5 करोड़। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ और इनकम में वृद्धि 5 करोड़। इस तरह से के हमें बताता है कि कितना वृद्धि होगा, जो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया उसमें कितना वृद्धि होगा, तो ये हमें इसमें बताएगा। अब ये किन्स, जॉन मेनाल्ड किन्स, महान अर्थशास्त्री, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, लंदन के, जिनका जन्म 1883 में होता है, जून 5 जून 1883 तिरासी में होता है, यहाँ लिखा हुआ है। और इनका देहांत 21 अप्रैल 1946 में, यानी कि 1946 मतलब दूसरा वर्ल्ड वार के बाद इनका डेथ हो जाता है। दूसरा वर्ल्ड वार ये देख के मरते हैं। तो ये जॉन मेनाल्ड किन्स है, इनका यहाँ पे थोड़ा सा परिचय हमने दे दिया कि तो ये इनका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरह से काम करता है, अब थोड़ा सा हम आगे इसको समझाने का कोशिश करेंगे। उन्होंने, जैसा कि अभी हमने कहा कि मल्टीप्लायर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने देखा, किसने ये देखा कि जितना इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रहा है, आय में ओवरऑल वृद्धि बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया कि विनियोग में होने वाला प्रारंभिक वृद्धि आय में कई गुना वृद्धि कर देता है, ये देखा गया। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने 100 रुपए का सड़क बनाया, 100 रुपया खर्च किया, मान लेते हैं कोई काम कराया 1,000 रुपए का, सॉरी 1,000 रुपए का सड़क बनाने पे इन्वेस्ट किया। अब यह 1,000 रुपया सड़क बनाने में लगे मजदूरों की आय हो गई, मजदूरों को 1,000 रुपया दिया गया, सड़क बनाने में उन्होंने काम किया था। अब मजदूर इस आय को व्यय नहीं करें तो कुल आय 1,000 रुपये ही के बराबर वृद्धि होगी अर्थव्यवस्था में। यदि मजदूर 1,000 रुपये पाए और लाके घर में तिजोरी में बंद करके लॉक कर दिए, ऐसा होता नहीं है। पैसा कमाता है आदमी खर्च करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान को पूरा करने के लिए। तो ऐसा तब होगा जब एमपीसी शून्य होगा, एमपीसी जीरो होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे आ गया है, तो हम अभी देखेंगे आगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ही तय करती है कि कितना खर्च करता है मजदूर, कितना खर्च करेगा व्यक्ति, कितना खर्च करेगा अपने आय का। तो एमपीसी यदि शून्य है, कोई खर्चा नहीं करना है, तब आय में वृद्धि, 1,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ और 1,000 रुपये ही आय में वृद्धि होगी, लोगों की आय 1,000 रुपये ही वहीं बंद हो रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि हम मान लें कि एमपीसी 4.4/5 है, 4/5 का मतलब 0.8, इसका मान निकालेंगे तो 0.8 आएगा। तो यदि 0.8 है, 0.8 का मतलब 80%, 80% का मतलब मजदूर अपने आय का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, तो 0.8 है यदि एमपीसी, तो इसका अर्थ हुआ कि 80% अपने आय का 80% खर्च करेगा, यानी कि 1,000 का 800 रुपये मजदूर वो खर्च करेगा। तो यदि वो 800 रुपये लेकर के गेहूं के पास जाता है, गेहूं उत्पादक के पास, और गेहूं खरीद लेता है, तो अब गेहूं जिसने बेचा, गेहूं वाले का आय 800 रुपये हो गया, उसको 800 रुपये मिल गए। अब कुल सीजन का 1,000 रुपये मजदूर को मिला और 800 रुपये गेहूं वाले को मिला। कुल जो सीजन हुआ अभी तक 800 रुपये हुआ। अब मान लीजिए गेहूं वाला भी 800 रुपये लेकर रखेगा नहीं, वह कुछ अपने आवश्यकता की वस्तु पर, मान लेते हैं कपड़े पे खर्च करता है, और वो उसका भी एमपीसी 8.8 है, यानी कि 80% ही आय खर्च करता है। तो 800 का 80% 640 होगा, और वह कपड़े पे खर्च करेगा, तो ये कपड़े वाले को आय मिल जाएगा। अब कपड़े वाले का आय 640 हो गया, तो अब कितना हो गया? तो अभी तक 1800 था, और कपड़े वाले का आय 640 हो गया, तो ये 2440 इनकम हो गया। अब 640 का 80% कपड़े वाले, मान लो जूते वाले के ऊपर खर्च करता है, तो जूते वाले का 80% इसका निकाल लेंगे, 80% जो भी आएगा जूते वाले का आया होगा वो, और फिर इसमें प्लस होता जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो हम के कैसे निकालेंगे? के का एक फार्मूला होता है। के तो एक तो ये बताता ही है यहाँ पे कि जो आय में वृद्धि है वो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? तो के मान के बराबर। के का मान कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। के का मान होता है, सूत्र होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस सी। अभी हमने देखा कि सी क्या है? एमपीसी। सी को हम शॉर्ट में यहाँ पे सी लिखते हैं, स्मॉल सी। ये दिखाता है एमपीसी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दिखाता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हमने अभी देखा 0.8 था, तो जब 1 माइनस 0.8 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, घटा देंगे एक में से तो 0.2 आएगा। 0.2 का मतलब 0.2, 0.2 से भाग देंगे एक में तो ये आएगा 5। ठीक है, तो के इक्वल टू 5, के का मान 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हम के का मान यहाँ रख दें तो डेल्टा वाई इक्वल टू 5 इंटू कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? 1,000। 1,000, तो
आय में वृद्धि कितना हो जाएगी, डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5,000। तो अर्थव्यवस्था में कुल आय ये जो बढ़ता जा रहा था ये कहाँ पहुंच जाएगा, 5,000 रुपये। 1,000 रुपये खर्च हुआ और आय बढ़ गया 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने समझाया। यहाँ एक और उदाहरण दिया गया है, यदि 10 करोड़, जैसे 1,000 की जगह पे मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, कोई फैक्ट्री बनाई गई, उसमें लोगों को रोजगार दिया गया, कोई मशीन बनाया गया, 10 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ और लोगों का को खर्चा हुआ, लोगों का ये इनकम मिला। तो यदि सबका हम मान लेते हैं कि एमपीसी माइनर प्रॉफिट टू कंज्यूम सबका 0.8 है, तो यह 10 करोड़ रुपया कितना दिलाएगा हमें, 50 करोड़ रुपए का, क्योंकि 5.8 पे कितना आ रहा है, 0.8 एमपीसी है। तो विनियोग गुणक या निवेश गुणक मल्टीप्लायर कितना आ रहा है, 5, यानी कि 5 गुना बढ़ने जा रहा है। तो 10 करोड़ का मतलब 10 × 25 = 50 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में आय हो जाएगी। ये यहाँ पे मल्टीप्लायर को समझाया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक फार्मूला से किन्स ने समझाने की कोशिश की। चूंकि हम जानते हैं कि किन्स ने ये कहा कि जो आय है उसको हम वाई से दिखाते हैं और आय का दो ही हश्र होता है, या तो कंजम्पशन होगा और शेष बचाया जाएगा। ठीक है, किन्स ने यह भी माना कि जो बचत होगा वो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, समायोजित हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में। ये हमें याद रखना है। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू सी प्लस आई। ये इनका बेसिक सूत्र है। हमने बता दिया, सी फॉर कंजम्पशन उपभोग, एस फॉर सेविंग जो कि इन्वेस्टमेंट हो जाता है आई, तो आई फॉर इन्वेस्टमेंट। अब यदि आय में कोई भी वृद्धि होती है तो उपभोग भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, दोनों, क्योंकि सारा उपभोग नहीं होगा, कुछ बचत हो जाएगा जो कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब यदि दोनों में डेल्टा वाई से भाग दे दें तो ये कुछ इस तरह से सूत्र बन जाता है, आप इसको समझ सकते हैं। ये हो गया। अब इसको और आगे हम सॉल्व करें तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाई प्लस आई अपन वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को डेल्टा सी अपॉन, यदि हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को इधर लाएं तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दिखाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, इसको ऐसे दिखा सकते हैं और ये चीज ऐसे रहेगा। अब इसे हम यदि ऐसे लिखें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इसको हम यहाँ लाएं तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एम पी सी। और ये अभी हमने पीछे देखा, ये क्या है, ये गुणक है, मल्टीप्लायर गुणक। तो इसको k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी को हम स्मॉल सी से दिखाते हैं, तो इसीलिए हम लिखते हैं गुणक इक्वल टू 1/1 माइनस स्मॉल सी। और एक चीज और समझ लेना यहाँ जरूरी है कि जो एमपीसी होता है, यहीं पे हम लिख देते हैं, जो एमपीसी होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा आय होता है तो ये 1 होता है। तो इसलिए अभी हम आगे इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपोर्शनल कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपोर्शनल टू सेविंग क्या होता है, ये मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेविंग है। तो चूंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है तो इसलिए हम इसको और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं एमपीएस। ठीक है, क्योंकि एमपीएस इक्वल टू होगा 1 माइनस एमपीसी, इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फाइनली हम इसको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि एमपीसी सीधा जुड़ा होता है, एमपीसी सीधा जुड़ा होता है किससे, के से, विनियोग गुणक से। इसे अभी और हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो विनियोग गुणक के कारण इनकम में वृद्धि हो जाती है। हम किन्स के रोजगार सिद्धांत को हमने देखा था किस प्रकार से कार्य करता है। यदि हम इस पे आय की मात्रा को दिखाया गया है, इनकम, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इस पे हम एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर व्यय को दिखाते हैं। ठीक है, ये 45 डिग्री पे हम सब जानते हैं कि जो आय व्यय को बराबर करती है वो लाइन है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर आय आय और व्यय, वाई एक्स पे व्यय और वाई पर वाई एक्स एक्स पे आय को दिखाया गया है। ये
कुल व्यय है C+I। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, हमें पता है C 0 होता है। तो ये समग्र व्यय है C+I। अब मान लें कि डेल्टा आई आता है और ये ऊपर की ओर खिसक कर, ये थोड़ा सीधा करना है, C+I+डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या है? इन्वेस्टमेंट में वृद्धि, जो अभी हम पीछे दिखा रहे थे, 1 करोड़ रुपया वृद्धि हो गया, 10 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया गया रोड बनाने में। तो ये वक्र, समग्र वक्र, जाहिर सी बात है ऊपर क्यों खिसक जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम था अर्थव्यवस्था का यहाँ पे, वाई पे, और अब इक्विलिब्रियम ई से खिसक कर E1 पे चला जाएगा, हायर। इसको हम सीधा खींच सकते हैं, तो Y1 है। ठीक है। तो डेल्टा आई साफ दिख रहा है कि डेल्टा आई में वृद्धि के कारण जो आय में, चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो आय में वृद्धि हुई वो ज्यादा है। ठीक है। डेल्टा वाई चित्र में दिख रहा है डेल्टा आई से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि गुणक के कारण जो आय, जो इन्वेस्टमेंट किया गया, गुणक के कारण आय में उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ अर्थव्यवस्था में। और इसीलिए किन्स ने कहा कि आय और रोजगार में वृद्धि हो सकती है यदि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि किया जाए। और खासकर उन्होंने मंदी की स्थिति में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जोर दिया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट व्यय, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि मंदी में प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उस समय प्रॉफिट की आशा नहीं रहती है, माल बिकने की आशा नहीं रहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कहा कि गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं, अर्थव्यवस्था को चलाना होता है, प्रॉफिट नहीं कमाना होता है। तो जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देगी तो इनकम लोगों का इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बढ़ेगा। और इस प्रकार से जब इनकम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ने से लोग क्या करेंगे? डिमांड को बढ़ाएंगे। डिमांड को बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था में प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो लोग, जो प्राइवेट व्यक्ति है, वो भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। ये किन्स ने अपने थ्योरी में कहा। तो ये तो इनकम की बात हो गई कि इनकम बढ़ जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यदि हम इसको थोड़ा और समझ लें यहाँ पे, तो इसी को हम देख लेंगे कि रोजगार भी कैसे बढ़ जाता है। यदि हम नीचे पार्ट में ये दिखा दें कि ये यहाँ पे आय बढ़ रहा है और यहाँ पे रोजगार की मात्रा दिखा दें, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट दिखा दें, और ये एम्प्लॉयमेंट का स्तर है, ओ जेड, यदि एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है, तो पहले एम्प्लॉयमेंट, आय के ओ आई स्तर पे एम्प्लॉयमेंट कितना था? तो ये था एम्प्लॉयमेंट, ओ ई, ओ जेड कर देते हैं इसको, ओ जेड। और जब आय बढ़ गया तो ये सीधा खींच सकते हैं आप, वो Y1 पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो जेड से ओ एफ, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ सकती है अर्थव्यवस्था। यदि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं तो एक तरह से अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सकती है, रोजगार भी बढ़ जाता है। तो ये उन्होंने अपने चित्र में, अपने थ्योरी में दिखाया किसने। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आय और रोजगार बढ़ सकता है यदि अर्थव्यवस्था काम करे। तो जो हमने अभी सूत्र दिखाया, उस सूत्र को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है किन्स ने। Y = C+I। यदि हम आय में वृद्धि करते हैं तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट, विनियोग भी बढ़ेगा। यदि डेल वाई से दोनों ओर भाग देते हैं तो सूत्र कुछ इस तरह से होगा। और इसी को आगे हमने बताया कि ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल वाई की जगह पे 1, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को इधर लाए तो 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये यहाँ रह जाएगा। और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई को ऊपर ले आएंगे, डेल्टा आई को नीचे लाएंगे, तो ये इसको इधर ला करके तो 1/1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई लिखेंगे। और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है एमपीसी। तो एमपीसी जब होता है तो हम उसको वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। तो ये, चूंकि अभी पीछे हम देख रहे थे डेल्टा के क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, अभी पीछे वाले स्लाइड पे देख रहे थे, पीछे जाके देख सकते हैं आप। वो के बराबर था, तो इसके जगह पे हम के लिख देंगे, इसके जगह पे हम के लिख देंगे, यहाँ पे के मतलब गुणक। और जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है वो एमपीसी है, तो वो हम इसके जगह पे एमपीसी लिख देंगे, वो यहाँ पे है। और एमपीसी को हमने अभी पीछे बताया स्मॉल सी से दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम स्मॉल सी लिख दिए हैं, तो 1/1 माइनस स्मॉल सी। स्मॉल सी मतलब एमपीएस, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। अब हम जानते हैं कि एमपीसी और एमपीएस मिला करके एक होता है, तो एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होगा ही। तो 1 माइनस एमपीसी की जगह पे हम एमपीएस लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा लिखा गया है, 1 माइनस एमपीसी
या ये सी भी एमपीसी है, 1 - एमपीसी की जगह पे एमपीएस हम लिख सकते हैं। तो ये दो फार्मूला है, खासकर से जो फार्मूला फेमस है वो हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है, के इक्वल टू 1/1 - सी। तो ये आपको फार्मूला याद आ गया होगा, याद हो गया होगा। तो ये अब हम यहाँ पे संबंध पढ़ लेते हैं, एमपीसी और के बीच क्या संबंध है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि सीधा इसको इससे संबंधित होता है के और क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, यहाँ भी 1 दिया हुआ है, और एमपीसी तो टोटल जो निर्भर करता है वो के का वैल्यू एमपीसी पर निर्भर करता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, यानी कि उपभोक्ता को जो आय मिलती है वो कितना, अपने आय का कितना, यदि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो अपने आय का ज्यादा भाग उपभोग करेगा, यदि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी तो अपने आय का कम हिस्सा उपभोग पर व्यय करेगा। और अमीर की एमपीसी कम होती है क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका होता है, तो उसकी एमपीसी कम होती है। मजदूर की एमपीसी ज्यादा होती है क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों को खरीदना होता है, तो उसको आय मिलती है तो अपने आय का ज्यादा हिस्सा वो खर्च कर डालता है। तो चूंकि एमपीसी और एमपीसी जिसे हम शॉर्ट में सी कहते हैं, और गुणक में डायरेक्ट संबंध होता है, रिलेशन होता है, और यही एमपीसी डिसाइड करता है कि गुणक क्या होगा, और गुणक डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद कुल आय में अर्थव्यवस्था के टोटल इनकम कितना बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही ऊपर दिखाया गया है कि सी की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, सी का मूल्य जितना ज्यादा होगा, सी मतलब एमपीसी, के का मूल्य उतना ही ज्यादा होगा। एमपीसी जितना ज्यादा होगा के का मूल्य उतना ही ज्यादा होगा। यदि सी 0 होता है तो के का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि अर्थव्यवस्था में 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ तो आय में वृद्धि केवल 1 करोड़ रुपया ही रह जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की ही वृद्धि होगी, यानी कि मल्टीप्लायर 1 है, तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ उतनी ही आय में वृद्धि होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोग 1 करोड़ रुपए लेकर अपने तिजोरी में नहीं रखेंगे। ऐसा तब होगा जब एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, तिजोरी में रखेंगे। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो जितना ही ज्यादा होगा एमपीसी उतना ही ज्यादा गुणक होगा और उतना ही ज्यादा आय में वृद्धि होगी। और ज्यादा से ज्यादा एमपीसी सी की वैल्यू कितना होगा, 1, अर्थात जितना आय मिला वो सारा का सारा भुगताओं ने खर्च कर दिया, तो एमपीसी का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 होगा। एमपीसी और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, हम यहाँ मान एमपीसी और सी एक ही है। तो एमपीसी इक्वल टू 1 है। तो ऐसी स्थिति में के की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, बहुत ज्यादा आय बढ़ जाएगी, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा अनंत आय बढ़ जाएगी। तो हालांकि एमपीसी की वैल्यू क्या होता है, एमपीसी ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। तो और यही कारण है कि के की गुणक की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन इनफाइनाइट होता है। ये याद रखना है, गुणक की वैल्यू 0 से ज्यादा, गुणक की वैल्यू 1 से ज्यादा और अनंत से कम रहता है। एमपीसी की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम रहता है। तो 0 से ज्यादा जितना ही ज्यादा होगा उतना ही के की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा और ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये था, यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, लिखा भी गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वही चीज लिखा है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी का मूल्य जितना अधिक होगा के का मूल्य उतना ही, सॉरी अधिक होगा, ये गलत लिखा है, अधिक अधिक होगा। बचत की सीमांत प्रवृत्ति नहीं, सही लिखा है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति को ये बता रहा है, सॉरी बचत की सीमांत प्रवृत्ति से। अभी तो हमने एमपीसी को देखा कि जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा के का मूल्य होगा, के का मूल्य होगा, सी का मूल्य जितना ही अधिक होगा के या गुणक का मूल्य उतना ही ऊंचा होगा। और बचत की सीमांत प्रवृत्ति से इसका विलोम संबंध होता है, एमपीएस बचत की सीमांत प्रवृत्ति से जो संबंध होता है गुणक का, यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती है तो गुणक का मूल्य घटेगा, यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मूल्य बढ़ेगा, इनमें विलोम संबंध होता है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो ये था। अब लिमिट्स क्या है इसके, गुणक की कुछ सीमाएं हैं, उसको हम इसमें देखने वाले हैं। गुणक की क्या क्या सीमाएं हैं, किन स्थितियों में गुणक कार्य नहीं कर सकता है। तो पहली स्थिति, गुणक सिद्धांत लागू होने के लिए आवश्यक एक अर्थव्यवस्था में उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध हों, क्योंकि यदि उपभोग की वस्तु उपलब्ध नहीं होगी तो उपभोग बढ़ेगा ही नहीं और गुणक क्रियाशील नहीं होगा। अभी हमने पीछे बताया कि गुणक जितना ज्यादा होगा अर्थव्यवस्था में आय जनरेशन, इनकम जनरेशन उतना ही ज्यादा होगा, आय का सृजन उतना ही ज्यादा होगा। और गुणक निर्भर करेगा एमपीसी पे। गुणक किस पे निर्भर करता है, मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम पे, उपभोग पे। तो उपभोग के लिए जरूरी है कि उपभोग की वस्तुएं अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हों। उपभोग की वस्तु उपलब्ध नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उपभोग नहीं करेगा, व्यक्ति उपभोग नहीं करेगा तो के की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है,
और के की वैल्यू घटेगी तो क्या होगा, इनकम कम होने लगेगा, कम वृद्धि होगी इनकम में। दूसरा क्या है, उपभोक्ता को जब आय प्राप्त होती है तो उसे व्यय करता है, इन दोनों के बीच पर्याप्त समय होना चाहिए। यह अवधि जितनी लंबी होगी गुणक की उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। जितना ही लंबे समय तक उपभोग होगा उतना ही ज्यादा गुणक में वृद्धि होगी। गुणक के प्रभाव के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी एक क्षेत्र में विनियोग का अन्य क्षेत्रों के विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, हम अभी देखें कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि ही आय में वृद्धि लाती है। ठीक है, तो यदि जिस इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुआ, तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुआ दूसरे क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट में कमी हो गया, तो कुल अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि नहीं हो पाएगी। जैसे ये हुआ कि एलसीडी लाया गया, एलसीडी एलईडी लाया गया, टीवी खत्म करके एलईडी लाया गया, तो एलईडी लाया गया तो इससे टीवी का व्यापार खत्म हो गया, टीवी में इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे अन्य क्षेत्रों का जो प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो प्रभावित ना हो। नहीं तो क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट होता है, हम अर्थव्यवस्था में कुल इनकम के जनरेशन को देखते हैं, कितना इनकम उत्पन्न हुआ, पूरे श्रृंखला को देखते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ लोगों की आय तो बढ़ी, लेकिन कहीं पे उस उत्पादन के कारण कहीं दूसरे जगह का उत्पादन बंद हो गया, आउटपुट बंद हो गया, तो वहां पे लोगों की इनकम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये होगा कि कहीं इनकम तो बढ़ा लेकिन कहीं इनकम खत्म हुआ। तो ओवरऑल पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन ये बताएगा कि इनकम में वृद्धि तो हुई, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कहीं जो इनकम में कमी खत्म हुआ है, इनकम समाप्त हुआ है, वो कितना समाप्त हुआ है। यदि ऐसा ना हो कि यहाँ इनकम तो वृद्धि हुआ 1 करोड़ और कहीं 2 करोड़ रुपया समाप्त हो गया, तो ओवरऑल वृद्धि -1 करोड़ होगा, यानी कि घाटे में ही हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुणक प्रभाव उसी समय क्रियाशील होगा जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे हो, अनेक साधन बेकार पड़े हों। अब ये भी देखना है कि ऐसा नहीं कि गुणक प्रभाव उस समय ज्यादा क्रियाशील होगा जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके हाथ में पैसे जाएंगे, उनके हाथ में पैसे जाएंगे तो वो डिमांड करेंगे, वस्तुओं पे खर्च करेंगे, यानी कि एमपीसी बढ़ेगी। एमपीसी बढ़ेगी तो गुणक बढ़ेगा ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं पहले से ही रोजगार स्तर पे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों को इनकम तो मिलेगा लेकिन वो खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो इनकम नहीं बढ़ेगी। गुणक के प्रभाव के कारण जो आय में वृद्धि होती है, उस आय प्रभाव में से रिसाव नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। या रिसाव जितना अधिक होगा गुणक प्रभाव उतना ही कम होगा। और रिसाव एक तो हो सकता है कि बचत, सेविंग हो गया, यानी कि वो अपने आय का ज्यादा भाग ले आकर के तिजोरी में बंद कर दिया, तो वो गुणक कार्य नहीं करेगा, इनकम में वृद्धि नहीं होगी। दूसरा, जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन किस पे खर्च हुआ, इंपोर्टेड वस्तुओं पे, इंपोर्ट्स गुड्स पे खर्च हुआ। इंपोर्ट्स गुड्स पे खर्च होने के कारण जो पैसा है वो बाहर चला गया, दूसरे देशों में चला गया, तो ये रिसाव होगा, देश में वो नहीं रहा, देश में वस्तुओं पे खर्च नहीं हुआ, तो रिसाव होगा और इनकम नहीं बढ़ेगा। तो ये सीमाएं हैं कुछ गुणक की, इन सीमाओं को ध्यान में इन सीमाओं के अंतर्गत ही गुणक कार्य करता है, और ये सीमाओं के चलते आय के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो हमने इस वीडियो में ये समझा, हमें ये याद रखना है कि गुणक के कारण इनकम में वृद्धि होती है, इनकम में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इनकम में वृद्धि होती है, डेल्टा आई में जब वृद्धि होती है, डेल्टा आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग, विनियोग में वृद्धि होती है, तो के कारण आय में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। डेल्टा आई हाँ, डेल्टा वाई के गुणा डेल्टा आई, यानी कि गुणक के कारण जब अर्थव्यवस्था में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कोई सड़क बनाया जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है, तो लोगों के हाथों में पैसे जाते हैं, और वो पैसे जाते हैं तो वो और ज्यादा मार्केट में जाकर के और लोगों की इनकम को बढ़ाते हैं, और इस तरह से एक तरंग पैदा हो जाती है अर्थव्यवस्था में। और वह तरंग कितनी पैदा होगी, कितने लोगों की आय बढ़ाएगी, वो निर्भर करता है कि गुणक की मात्रा क्या है। और गुणक की मात्रा किस पे निर्भर करती है कि एमपीसी की मात्रा क्या है, उपभोग की प्रवृत्ति की मात्रा क्या है। और इस तरह से हम आय और रोजगार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो किन्स ने यही कहा कि जब अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मंदी के दौर में उन्होंने जोर दिया कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करती है तो ऐसा नहीं कि आय में उतनी ही वृद्धि होती है जितना इन्वेस्टमेंट किया, आय में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, और आय में बहुत ज्यादा वृद्धि होने के कारण लोगों के रोजगार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था मंदी से निकल सकती है। इसी के संबंध में गुणक का प्रयोग किन्स ने किया था, जो भी हम पीछे समझे। और आई होप कि आपको गुणक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।